हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम एंड द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है कि जो भी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है वही इकोनॉमी में बार बार फ्लो होती जाती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। हम मानकर चलते हैं हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी है, दैट इज हमारे पास हाउस होल्ड है एंड द फर्म है। वन इज द हाउस होल्ड, अनदर इज द फर्म विच इज द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना होता है देन दे हायर द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड और उसके बदले में उनको करते हैं फैक्टर पेमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल एक फर्म को कोई भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, फॉर एग्जाम्पल ए फर्म वांट्स टू स्टैब्लिश द फैक्ट्री ऑफ चेयर्स। तो उसने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हायर करेगा फ्रॉम द हाउस होल्ड और उसके हेल्प से यूनिट्स का प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ही प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स एंड ही कैन सेल इट फॉर ₹100। तो दैट मीन्स ही इज जनरेटिंग द रेवेन्यूज ऑफ 1 लाख। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको हम बोलते हैं इट शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब ये 1 लाख रुपए जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, व्हाट ही डज, ही डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। इसने जमीन किराए पे ली थी, इसने लेबर को लेकर आया, इसने कैपिटल लिया, उन सबका वो पेमेंट करेगा। सो दिस एंटायर 1 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस होल्ड एज ए फैक्टर इनकम। इस फैक्टर इनकम में हम लोगों का वेजेस आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और बाकी का जो भी पैसा बच जाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट दैट विल अक्रू टू द हाउस होल्ड्स। फिर उसके बाद में जो भी हमारी इनकम जनरेट हुई है, व्हाट विल हैपन, जो भी हाउस होल्ड्स ने इनकम अर्न की है दैट विल दे विल स्पेंड। हम मानकर चलते हैं टू सेट इकोनॉमी में हाउस होल्ड कोई भी सेविंग्स नहीं करता। जितनी भी उसको इनकम मिलती है, इसको 1 लाख की इनकम मिली, एंटायर 1 लाख ही विल स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट 1 लाख का पूरा खर्चा हो जाएगा। एंड इफ दे आर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हु विल रिसीव द मनी? दैट मनी विल गो back to the firm. So this is the circular flow of income. इस तरीके से 1 लाख रुपया हमारी इकोनॉमी में, वही इकोनॉमी में पैसा मूव होता जा रहा है, बस उसके नाम बदल रहा है। पहले जब फर्म के पास था दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट, द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो फर्स्ट फेज को बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वही पैसे को उसने हाउस होल्ड को एज ए फैक्टर इनकम दे दिया, सो दैट इज नॉन एज सेकेंड फेज विच इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। देन इन द थर्ड फेज हाउस होल्ड इज स्पेंडिंग दैट एंटायर 1 लाख ऑन देयर नेसेसिटीज। जो भी उनको गुड्स वगैरह खरीदने थे उन सब पे उन्होंने खर्चा कर दिया। तो थर्ड फेज इज नॉन एज द डिस्पोजिशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फेज। तो ये इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे की 3 फेजेस पे आपका डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। आपका सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। जो आपके 11th एंड 12th में जब आपका नेशनल इनकम का चैप्टर होता है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, बट आपके सीए फाउंडेशन में उतना ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आता, थ्योरेटिकल बेस्ड ज्यादा रहता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कि दे आर 3 फेजेस बेसिक है। ये जो हमारी फेज 1 थी उससे हमारा वैल्यू एडेड मेथड जनरेट होता है, फेज 2 से हमारा इनकम मेथड जनरेट होता है एंड फेज 3 से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जनरेट होता है। द आउटकम ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड विल बी इक्वल टू द इनकम मेथड विल बी टू द एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब है नेशनल इनकम आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड से निकाल लो, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। ये हमारा नेशनल इनकम चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर हमारे एग्रीगेट्स को किस तरीके से बदलते हैं उस पे तो 100% है, 99% हर बार क्वेश्चन आता ही है। मतलब हमारे पास में 3 एग्रीगेट्स होते हैं, एक तो ग्रॉस और नेट का, एक डोमेस्टिक और नेशनल का, और फिर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू रहता है। तो ध्यान रखना, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट plus depreciation and net is equals to gross minus depreciation. Then NP is equals to DP plus NFIA या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तीसरा जो होता है दैट इज MP इज इक्वल्स टू FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा that if an NPFC is given to you, how will you
कंप्यूट जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जी कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट, प्लस हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। फिर आपको एनपी इज गिवन, यू हैव टू कंप्यूट डीपी। तो डीपी इज इक्वल्स टू एनपी माइनस एनएफआईए, इसमें हमें एनएफआईए को माइनस करना पड़ेगा। फिर हमें एमपी कैलकुलेट करना है, तो एमपी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आपको फ्लो पता होना चाहिए कैसे करते हैं, इस पे 99% क्वेश्चन आएगा। अब हम चलते हैं हमारे तीनों मेथड्स की तरफ, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं सबसे पहले जितनी भी हमारी यूनिट्स है, जो भी हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स है, उनको हम फाइंड आउट करके तीन सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। स्टेप टू बोलता है जो भी हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करो। दैट मीन्स कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन, कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जिसको हम बोलते हैं GVAMP बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट बिकम्स योर वैल्यू एडिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर आपने सेल्फ प्रोडक्शन के लिए कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन किया तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। अब सेल्स में आपकी डोमेस्टिक सेल्स भी आती है और एक्सपोर्ट्स भी आती हैं। अगर आपको ओनली वर्ड सेल्स गिवन है तब हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करना, बट अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है देन हमको एक्सपोर्ट सेल्स को भी इंक्लूड करना है। तो सेल्स चाहे हमने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की हो या फिर एक्सपोर्ट किया हो, सब तरीके की सेल्स आती है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? परचेज करना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब यू आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल दैट यू कैन परचेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट्स। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकला? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस, परचेजेस डोमेस्टिक परचेजेस एज वेल एज इम्पोर्ट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीबीए एमपी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जीडीपी को कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी? व्हेन वी एड अप द वैल्यू एडिशन बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स, ये हमारी हो जाती है जीडीपी। सो जीडीपी इज द जीवीएमपी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, जीवीएमपी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड जीवीएमपी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। इससे आगे हमारी जीडीपी। हमेशा याद रखना व्हाट इज द फाइनल आउटकम, क्योंकि अगर आपसे नेशनल इनकम पूछा गया है यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड, तो इससे हमने जो कैलकुलेट किया वो जीडीपी एमपी है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब आपको जीडीपी गिवन था तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, एनपी के लिए एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा और एफसी को कैलकुलेट करने के लिए एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। इससे आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा मेथड होता है दैट इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो भी एज ए इनकम हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द हाउस होल्ड एज ए फैक्टर इनकम, उन सबको हमने प्लस करना है, तो वो हो जाएगा हमारा इनकम मेथड के जरिए नेशनल इनकम। ध्यान रखना इनकम मेथड का जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। हमारे फैक्टर्स, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको हम चार चीजें पे करते हैं, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये आपका फैक्टर इनकम, इन चारों चीजों को समेशन करने से आपका बन जाता है इनकम मेथड। तो क्या करना है, यहाँ पर वेजेस को हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमारा बन गया एनडीपीएफसी। बस थोड़ी बातें हमको ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमारा जो फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने का, पहले तो वो मैं बता देती हूँ। एनडीपीएफसी इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, then I'll explain you the each word, plus operating surplus and plus mixed income. Let me explain you all the three words. सबसे पहला है compensation of employees. Compensation of employees का मतलब है जो भी चीज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है एज अ सैलरी, तो कुछ भी चीज जो एम्प्लॉयर ने काम कराने के बदले में एम्प्लॉय को दिया है, वो सारी चीजें कॉम्पनसेशन है। वो हो सकता है सैलरी कैश में दी हो सकता है कोई तरीके का सामान उसे दिया, जैसे मोबाइल दिया, रहने के लिए घर दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, तो वो सारी चीजें कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज में आती है। और कई बार एम्प्लॉयर
पीएफ में पैसा जमा कराता है, इंश्योरेंस फॉर्म में पैसा जमा कराता है, तो वो पैसा भी हमारी सैलरी का ही पार्ट होता है. सो एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, रिमेंबर ओनली बाय द एम्प्लॉयर, टू एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. उसके अलावा कोई भी बोनस मिला है, डीए मिला है, ट्रैवल अलाउंस मिला है, कुछ भी तरीके का कोई भी चीज मिली है, वो सारी चीजें कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज में आती हैं. ये ओनली वेजेस को इंक्लूड नहीं करता. एनीथिंग विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज, वो सारी चीजें कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज में आती हैं. नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों चीजें आ जाता है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. अब रेंट में ध्यान रखना, रेंट भी आता है और रॉयल्टीज भी आता है, एक्चुअल भी आता है और इम्प्यूटेड भी आता है. तो हर तरीके का रेंट आ गया. अब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी, एक्चुअल इंटरेस्ट भी लेते हैं, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी लेते हैं. साथ में ध्यान रखना, तीन तरीके के इंटरेस्ट को हम नहीं लेते हैं. पहला है इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, जो नेशनल डेट इंटरेस्ट होता है, इसको ट्रांसफर इनकम मानते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. अगर हम लोगों ने कोई भी कंजम्पशन लोन लिया है, इसलिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, घर में शादी है इसलिए हमने लिया है, फेस्टिवल है इसलिए लिया है, हमको घूमने फिरने जाना है इसलिए अगर हमने लोन लिया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है दैट डज नॉट डिनोट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. और कोई भी इंटर फर्म लोन्स हो रहे हैं, उस पर जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. तो इसलिए हमने तीन तरीके के इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया. पहला नेशनल डेट इंटरेस्ट, बिकॉज इसको ट्रांसफर पेमेंट माना गया. दूसरा कंजम्पशन लोन पे इंटरेस्ट, क्योंकि डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तीसरा इंटरेस्ट पेड बाय वन फॉर्म टू अनदर, इंटर फॉर्म जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि इट विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसलिए इन तीन तरीके के इंटरेस्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना होता है. ये मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसको आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं. तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस. नेक्स्ट होता है मिक्स्ड इनकम. अब कई बार होता है बहुत ही छोटे मोटे व्यापारी हैं जो ठेला को लेकर खड़े हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोगों की इनकम को हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम साथ में ही शो कर देते हैं. दैट बिकम्स अ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय. इससे हमारा आ गया एनडीपीएफसी. अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो सिंपली इसमें हम लोग एनएफआईओ को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम. अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में, विच इज द लास्ट मेथड. दिस इज द सिंपली सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एल. जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, हमारे चार सेक्टर्स होते हैं. एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, एक फर्म्स होता है, और एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और एक फॉरेन सेक्टर होता है. चारों के जो भी खर्चे हो रहे हैं उन सबको अगर हमने प्लस कर दिया, वो हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड का खर्चा जो होता है वो होता है, हर कोई सेक्टर दो तरीके से खर्चा करता है, या तो शॉर्ट रन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए. हाउस होल्ड भी या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे. हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्शन, और बाकी सारे खर्चों को हम लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. तो हाउस होल्ड ने जो भी प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स किया उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पूरा नाम बोले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड. फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट. सिमिलरली गवर्नमेंट भी दो जगह दो तरीके से खर्चे करती है, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब फर्म भी दो तरीके से खर्चे करती है, एक तो रॉ मटेरियल पे खर्चा करती है, मशीन्स पे खर्चा करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करती है. इफ यू रिमेंबर, फर्म्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन नेवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. तो फर्म के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को हम नहीं लेते हैं, ओनली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को लेते हैं. तो नेक्स्ट जो कैटेगरी हो गई, पहला हमने कंजम्पशन, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया, दूसरा हमने गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया, तीसरा टोटल इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ टोटल कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट. इफ यू रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आते हैं. इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल, इट कैन बी द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री. तो इन्वेस्टमेंट के दो बाइफर्केशन हो जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री फॉर्मेशन. इन्वेंट्री मतलब चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देखे तो तीन जने फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, हाउस होल्ड, फर्म या फिर बिजनेस. हाउस होल्ड का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है उसको बोल रहे हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. और जो फर्म्स का खर्चा हो रहा है उसको बोल रहे हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इन तीनों का समेशन बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आपको क्वेश्चन में कौन सा लेना है? अगर आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आपको नीचे के बाइफर्केशन कुछ भी नहीं लेने, डायरेक्टली हमको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है.
अगर आपको वर्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल के साथ में आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेना है। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ, आपको बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट दे रखे, तो आपको तीनों चीजें लेनी पड़ेगी और उसके साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। इससे आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। लास्ट जो फॉरेन सेक्टर का खर्चा है उसमें को हमने लिया नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला बन जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा बन गया एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का फॉर्मूला। इससे हमने कैलकुलेट क्या किया, डू रिमेंबर हमने इससे कैलकुलेट किया जीडीपी एमपी। तो वही अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो इसमें डेप्रिसिएशन, एनएफआई और एनआईटी को एडजस्ट करना है, उससे आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। So that's all for this class. Thank you so much, students.